आप सभी को राधे राधे। आज है 24 मार्च और 24 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे रानी आपकी ज़िंदगी में रंग बिरंगी जो चीज़ें हैं वो लाती रहें, बेरंग आपकी ज़िंदगी ना हो। हर जगह आपको अलग अलग कलर का सामना करना हो, एक पॉजिटिव वे में अलग अलग कलर का सामना करना हो, बेरंग ज़िंदगी ना हो, कहने का मतलब ये है। बाकी बदले में आपको उसके लिए प्रयासरत तो को रहना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें बैठी बिठाई नहीं मिल सकती है। कुछ कहते हैं कि मेरी तो किस्मत में नहीं था, मैं हर बार ये कहता हूँ हो सकता है आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि आपको मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा प्रयासरत रहिएगा, मेहनत जरूर करिएगा। दुआएं, पॉजिटिविटी, ये तो ठीक है, चीज़ें साथ में चलती ही रहती है, पर बदले में आप लोगों को एफर्ट तो देखो डालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। खाली बैठे या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होता नहीं है। एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक अच्छा खाना, एक अच्छा विचार, ये सब चीज़ें आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और आपके पास में स्किल भी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वक्त गवाइए मत, क्योंकि वक्त तो वैसे भी बीतता जा ही रहा है। आज करूं, कल करूं, परसों करूं, तरसों करूं, इन चीज़ों पे मत छोड़िएगा। जो करना है वो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, जो भी आपने सोचा है। कहीं ऐसा होता है कि यार हम ना बाद में कर लेंगे, अब एकदम से कैसे हो जाएगा। अगर करने लगोगे ना तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें बढ़ती है, घटती नहीं है। जैसे कोई कहता है कि मैं पढ़ता बहुत हूँ, मुझे चीज़ें याद नहीं होती, तो मैं हर बार कहता हूँ कि तुम्हारे नाखून और तुम्हारे बाल, ये क्या तुम्हें कभी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं क्या? लेकिन ऐसा होता है ना, हफ्ते 10-15 दिन के बाद में आपको नाखून बढ़े हुए दिखाई दे ही जाते हैं, और के साथ साथ बाल भी बढ़े हुए दिखाई दे ही जाते हैं। तो वैसे ही आपकी प्रोग्रेस भी है, लगातार अगर पढ़ते रहोगे तो धीरे 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 बूंद बूंद करके, कहते हैं ना, घड़ा भरता है, बस वही बात है कि बूंद बूंद करके आपकी नॉलेज का घड़ा भी भरता ही रहेगा। और एक दिन आप लोग सब कवर कर ही जाओगे। न करने से अच्छा थोड़ा ही कर लो। देखो क्या होता है कि ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि जैसे मैंने तुम्हें आज समझा दिया तो आज तो तुम यूं महसूस करोगे कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, कल खुद ही फटे हुए मिलो। ऐसा क्या ही फायदा है इस चीज़ का। ऐसा है कि आप रोज 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आपके पास में रोज के 30 मिनट तो मिल ही सकते हैं ना। वो 30 मिनट मोबाइल में रील देखने की बजाय 30 मिनट किताबों को देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से तो भले ही 30 मिनट पढ़ो, पर पढ़ा तो सही ना। रोज के 30-30 मिनट जो है ना, और वो न जाने 30 मिनट से कब 3 घंटे हो जाएंगे वो तुम्हें भी पता नहीं लगेगा। ये पढ़ाई का ना यार चस्का ही ऐसा है, इसकी लत ही कुछ ऐसी है, जिस दिन लग गई ना तो उस दिन यूं समझो फिर छूटने की कोई मतलब नहीं है। मैं मेरी बताऊं तो अगर मैं स्कूल लेवल तक था तो बहुत आलसी था, बहुत जी चुराया करता था मैं स्कूल जाने से। मतलब मेरी बहन बड़ी इंटेलिजेंट थी इस मामले में, और अच्छे से नहा धो के पहले ही तैयार हो जाती थी, स्कूल का सारा होमवर्क तैयार, बढ़िया लिखाई, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मैं बहुत आलसी हुआ करता था। लेकिन मुझे 8th 9th क्लास के आसपास थोड़ा थोड़ा समझ में पड़ रही है, चस्का लगा था पढ़ाई का। कोई क्लास में फर्स्ट आ गया था और उसकी इज्जत कुछ अलग हो रही थी। उसके बाद में मैं मेरी क्लास में हमेशा ही तो टॉपर रहा और हमेशा ही पढ़ाई में अव्वल रहा। चस्का लग गया सो लग गया कि टीचर ही बन गया हूँ समझ के चलो। तो आप भी थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करें मेरे कहने पे ही। यही होली की शुभकामना होगी तुम्हारी ज़िंदगी में। होली तो बेटा उसी दिन ही आएगी जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। तब तक तो ठीक है, सामान्य रूप से विश यू वेरी हैप्पी होली, बस बात खत्म। पढ़ने वाले होली दिवाली के त्यौहार उसी दिन मनाएंगे जिस दिन उनकी ज़िंदगी में वाकई दिवाली आएगी, जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। वरना तो सामान्य रूप से वही व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना, हैप्पी होली, ये हो वो हो, इससे कोई लॉजिक नहीं है। खैर ये मेरी फिलॉसफी है, बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। खैर बढ़ता हूँ आगे और करंट अफेयर पढ़ाऊँ आपको मैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्टार आई क्यू एजुकेशन। इंस्टाग्राम पे भी स्टार आई क्यू एजुकेशन के साथ में फॉलो कर लेना, ठीक है। भारत के 24 राज्यों में 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें हरियाणा में टोटल एक लैब खुलने वाली है। ये आपको लास्ट सेशन में मैंने सवाल पूछा था। हरियाणा में कैदी और बंदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कितने जिलों में पेट्रोल पंप लगाने की योजना है? तो हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 11 जिलों में पेट्रोल पंप लगाने की योजना है। आपको अगर थोड़ा याद हो तो मैंने ऐसा सवाल पहले आपको पढ़ा रखा है, अगर आप रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो मैंने आपको ये पढ़ाया कि हरियाणा का एक जिला है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहले इंडियन ऑयल जो कंपनी है आपकी, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो आईओसी कंपनी है, आईओसीएल, इस कंपनी का सबसे पहला पेट्रोल पंप लगा है। और इस पेट्रोल पंप पे जितने भी कैदी है ना वही लोगों को सुविधा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पेट्रोल या डीजल वही गाड़ियों में भरते हैं।
अब आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि सर, कैदी अगर पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं तो कैदी तो मतलब जेल का मत कैदी मतलब जेल होता है, तो कभी भाग जाएंगे वहां से। हाँ, सही सोचा आपने, लेकिन वो भागते नहीं है वहां से। क्यों नहीं भागते सर, उसकी वजह बताता हूँ। पहली बात यह है कि ऐसे कैदियों को ही वहां पे रखा जाता है जिनकी उम्र कैद है हो रखी है, और उनके कैद से छूटने का समय जो है ना बहुत कम रहा है, मतलब 1 साल से 6 महीने के बीच का ही समय रहा है, उन कैदियों को ही वहां पे रखा जाता है। दूसरी बात, उनका अगर आचरण, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, उन्हीं को ही वहां पे रखा जाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यार, जिसको 20 साल की सजा जिसने भुगत ली होगी, 20 साल की जिसको सजा हो रखी होगी और 18-19 साल की सजा उसने भुगत ली होगी, साल 6 महीने के लिए वो भागेगा नहीं। क्यों नहीं भागेगा? जितना मैंने समझा है, जाना है, वो ये है कि जो ये कैदी होते हैं ना, इस एज के बाद में यहाँ तक आते आते इतने विनम्र स्वभाव के हो जाते हैं, खुद गिल्टी फील करते हैं कि हाँ हमने ये गलत किया है, और अब इनको ना मूल जिंदगी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जेल से तुरंत छूट गए तो इनके पास में सीधा ही थोड़ा ना कोई काम होगा, कौन भरोसा करेगा? वैसे भी यही इनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये तो उम्र कैदी है, तो कैदी है ना। तो इस करके इनको यहाँ से काम दिया जाता है, उनके लिए तो भली भले की बात है। वो तो इस कैद पूरी होने के बाद में भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अब रोजगार मिल गया, वो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। इसीलिए एक्चुअली ये योजना है, ना केवल ये हरियाणा में बल्कि भारत के और बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी स्कीम है ये। जैसे हरियाणा में एक स्कीम मैंने पहले आपको बताई होगी, स्टे होम स्कीम बताई होगी आपको मैंने, एक स्टे होम। ये स्टे होम स्कीम जो है ना, हरियाणा की 2 जिलों में स्टार्ट की जाएगी। एक जिला है करनाल और एक जिला है कौन सा, फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद के अंदर स्टार्ट की जाएगी। स्टे होम का मतलब कुछ फ्लैट है, 1 BHK 2 BHK फ्लैट है, उनके अंदर कैदियों को रखा जाएगा। मतलब वो अपने पत्नी बच्चों के साथ में रह सकते हैं नॉर्मल सामान्य, और जहाँ पे वो फ्लैट है उनको उसी से ही 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर वो जॉब करने भी जा सकेंगे, जॉब भी उनको सरकार ही दिलवाएगी। ऐसे कैदियों को रखा जाएगा जिनकी साल 6 महीने ही बचे हैं कैद से आज़ादी मिलने में ही, और ये इनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा। मतलब उनको कोई बिजली पानी का उनसे कोई भी रेंट वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा, जस्ट बिल्कुल रहना है यहाँ पे और अपनी जॉब करनी है, सामान्य जिंदगी जैसे अपना खुद का घर हो वैसे ही बिल्कुल रहना है यहाँ पे। बल्कि खुद के घर में तो बिजली पानी के बिल देने पड़ते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए ही क्योंकि उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। और कैदियों से रिलेटेड और बहुत सारी सुविधा है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, हरियाणा के अंदर एक तिनका तिनका फाउंडेशन है। तिनका तिनका फाउंडेशन, तिनका तिनका फाउंडेशन जो है ना, इसके तरफ से एक जेल रेडियो स्टेशन भी लग रहे हैं हरियाणा में, जेल रेडियो स्टेशन। और जेल रेडियो स्टेशन में क्या हो रहा है कि कैदियों को ही रेडियो जॉकी बनाया जा रहा है, और ताकि वो अन्य कैदियों का मनोरंजन कर सके, उनको अच्छी चीजें बताई जा सके। अब आप कहोगे सर, कैदी होके भला वो कैसे अच्छी चीज बता सकता है? तो बता सकता है। वो कैसे बता सकता है? उसको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। मैंने कहा ना कि हर इंसान जिंदगी में गलतियां करता है, ऐसा नहीं है कि गलतियां कोई नहीं करता है, हर कोई करता है, मुझसे भी होती है, तुमसे भी होती है, सबसे होती है। और वो गलती होने की सबसे बड़ी वजह होती है हमारे नाक पे आके गुस्सा टिक जाना, ठीक है ना। कुछ समय के लिए गुस्सा जब आता है, गुस्सा हमारा दिमाग को ब्लैंक कर देता है, विवेक हमारा खत्म कर देता है। फिर उसके बाद में तुमने भी कभी महसूस किया होगा कि जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, फिर आप शांत होते हो तो आपको गिल्ट महसूस होता है। जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ कि मैं बच्चों को डांट देता हूँ क्लास के अंदर। हालांकि चलो, मैं टीचर होकर बच्चों को डांट देता हूँ तो वो चीज़ चलती है, भी ठीक है, गुरु शिष्य में कोई ज़्यादा बैर भाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर के बाद में अपने आप गिल्ट महसूस होता है कि नहीं यार, डांटना तो नहीं चाहिए था, अपने आप हो जाता है। तो ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत सारे बच्चों को जैसे क्लास में स्टार्टिंग में डांट दिया और लास्ट तक जाते जाते सॉरी बोल के जाता हूँ, अपने आप ही दिल ऐसा मतलब नाजुक हो ही जाता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, इनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो वही कैदी जिनका एक्चुअली यहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। कैसे पता लगता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं, फिर उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में जो है ना, इनको रेडियो जॉकी बनाया जाता है। वर्तिका नंदा है, उनकी तरफ से ये फाउंडेशन स्टार्ट किया गया था 2018 में, सबसे पहले दिल्ली तिहाड़ जेल के अंदर। हरियाणा में 2021 में सबसे पहली रेडियो जॉकी जो बनाए गए थे वो पानीपत जेल के अंदर बनाए गए थे। पानीपत के बाद में एक जेल है फरीदाबाद है, और फरीदाबाद के बाद में एक जेल है अम्बाला जेल है, और एक जेल जो है ना हिसार जेल है फिर उसके बाद में। तो इन जेलों के अंदर ऐसा किया गया। हालांकि पानीपत जेल हरियाणा की पहली ऐसी जेल है जिसको इको फ्रेंडली भी बनाया गया। मतलब यहाँ पे 100% जो बिजली जाती है ना, वो सोलर एनर्जी से आती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हरियाणा में टोटल जेल कितनी है? हरियाणा में टोटल जेल जो है ना 20 जेल हो चुकी है। और 20 जेलों की कुछ खास इंपॉर्टेंट जेल जैसे कौन कौन सी है जिनके अंदर ये योजनाएं अभी स्टार्ट की जाएगी, जिसमें से कुरुक्षेत्र तो है ही है, अंबाला यमुनानगर भी हो गया,
करनाल, पानीपत, हिसार, नूह, सोनीपत, भिवानी और इन जिलों के अंदर जो है ना पेट्रोल पंप लगाए जाने की योजना है। नूह जेल हरियाणा की अब तक की सबसे नई जेल है, लेटेस्ट जेल है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 14 फरवरी को, 14 फरवरी 2022 को बनी थी, ध्यान रखना। हरियाणा में जेल मंत्री कौन है? फिर से जेल मंत्री दोबारा से उन्हें सेम ही को पद दे दिया गया, जेल और ऊर्जा मंत्रालय का, रणजीत चौटाला, जो रानिया से विधायक है। ठीक है, आज के क्लास में पढ़ाऊंगा आपको मैं ये। ठीक है, और हरियाणा में टोटल जो जेल है वो तो ये लिस्ट रही है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और टोटल जो कैदी है हरियाणा में वो कितने हैं? 20,953 के आसपास कैदी है हरियाणा के इन सभी जेलों में कैद जो है वो। ठीक है, हरियाणा में वैसे जेलों का एक ना स्लोगन भी है, अच्छे बनो और घर जाओ, ऐसे कर का। और सुधार गृह, जेलों का नाम जो ना सुधार गृह, ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट तो हो चुका है लेकिन किया नहीं गया है आई गेस अभी, लेकिन हाँ सुधार गृह करने की बात चल रही है कि, और हर जगह स्लोगन रखे जाएंगे, अच्छे बनो और घर चले जाओ। हरियाणा में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने पहली बार मटर की नई बीमारी और इसके कारक जीवाणु कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस 16SR1 की खोज की है? तो मटर के अंदर एक नई बीमारी और उसके कारक जीवाणु मतलब किस वजह से वो बीमारी हो रही है उसकी खोज की है अभी रिसेंटली HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, अभी इन्होंने एक रिसर्च तो की है, चलो ठीक है, थोड़ा समय पहले यहाँ पे पौधा लगाया गया था और 2023 के अंदर सेंट्रल स्टेट फार्म हिसार में मटर की फसल में पहली बार नई तरह की बीमारी दिखाई दी थी। इसमें 10% पौधे बोने हो गए थे और झाड़ीदार हो गए थे। उसके बाद में पता लगाया कि ये क्या है बीमारी, तो उसकी अभी रिसेंटली जो है ना 16SR1 की खोज की है और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। बीमारी को विश्व स्तर पर प्रकाशन करती है। अब आने वाले किसी भी टाइम पे अगर किसी पौधे के अंदर ऐसी बीमारी होती है तो उसे निजात लिया जा सकता है, क्योंकि जब बीमारी का पता लगा है तो उसका इलाज का भी पता लग ही जाएगा यकीनन। वैसे हरियाणा के अंदर अगर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव देखूं मैं, तो हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है, हरियाणा की जो इकोनॉमी है ना, उसमें अगर देखा जाए तो मोर देन 80% के आसपास जो है ना हम लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं। हालांकि सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, ओवरऑल हरियाणा का 70% हिस्सा जो है वो खेती करने लायक है। कुछ हिस्सा ऐसा है जो खेती करने लायक नहीं है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा में जो फसलें होती है ज्यादातर, उसमें बात करूं मैं, जैसे गेहूं की बात करता हूँ, गेहूं गेहूं अच्छी खासी होती है। और उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद में जो है ना हरियाणा का ही तीसरा नंबर आता है। मतलब पहले नंबर पर तो यूपी आता है, 2 नंबर पे आता है इसमें पंजाब आता है, और तीसरे नंबर पे इसमें हरियाणा आता है गेहूं के उत्पादन में। हरियाणा में भी सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होती है? हरियाणा में गेहूं सबसे ज्यादा होती है सिरसा जिले के अंदर होती है। सिरसा के बाद फतेहाबाद, हिसार, बाकी जिले भी है, यहाँ पे भी गेहूं उगाई जाती है ये। और गेहूं के बाद में अगली बात अगर मैं करता हूं तो जौ की बात आती है। ठीक है ना, जौ भी मतलब गेहूं के साथ ही उगाई जाने वाली फसल है। ये भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हिसार है, भिवानी है, इन्हीं जिलों के अंदर खूब होती है ये। ठीक है, और इसके अलावा चावल, चावल गेहूं के बाद में चावल भी अच्छा खासा होता है हरियाणा के अंदर। और कौन सी है? सरसों, सरसों रबी की फसलों में आती है ना सरसों। सरसों भी इसी टाइम की मतलब गेहूं या जौ के सीजन की फसल है ये। और सरसों कहाँ होती है ज़्यादा? महेंद्रगढ़ जैसे हो गया, भिवानी हो गया, ठीक है ना, और हिसार भी हो गया, गुरुग्राम झज्जर भी हो सकता है। मतलब ये हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं ना, इनमें अच्छी खासी होती है ये। चने की फसल भी इसी सेम टाइम पे ही होती है, रबी की फसल ही है ये चना। और ये कहाँ ज़्यादा होता है? ये हरियाणा के लगभग पश्चिमी हिस्से में बहुत होती है, और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कह सकते हो खूब होती है ये। जैसे जिसमें से भिवानी जिला है, भिवानी में चना खूब होता है हरियाणा के अंदर, भिवानी में। भिवानी के अलावा ये हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी वाले इलाके हैं, यहाँ पे भी खूब होता है। ठीक है, और जैसे मैं चावल की बात कर रहा था, तो चावल में करनाल का अच्छा खासा नंबर है, क्योंकि इसको तो धान का कटोरा ही कहते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, और इसके अलावा और कौन सी फसल है? कपास, कपास की फसल जो है ना वो भी हरियाणा के अंदर सिरसा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर खूब होती है। अमेरिकन कपास और देसी कपास उगाते हैं वैसे आप हरियाणा के अंदर ज़्यादा। और ये जो जायद की फसलें हैं तो वो भी क्या है, वो रबी और खरीफ के बीच में आती है जायद की फसलें वो। ठीक है, तो ये सारी मतलब कुछ मेन इंपॉर्टेंट फसलें मैं आपको लिस्ट बना दूं तो आपको ये याद रखनी होगी। मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी फसल आपको याद करनी चाहिए जो पेपरों में खूब पूछी जाती है। जैसे एक तो आपसे खूब पूछा जा सकता है कौन सा? गेहूं पूछी जा सकती है। ठीक है ना, गेहूं, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, गेहूं सिरसा में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, मेन में लिख रहा हूँ सिरसा। और सिरसा में गेहूं होती है। सिरसा में और क्या होता है? सिरसा वाली फसलें, सिरसा में कपास भी ज़्यादा होता है। सिरसा के अंदर जो है ना वो आंवला भी ज़्यादा होता है, आंवला, आंवले की फसल भी खूब होती है। ठीक है, अच्छा, भिवानी की बात करते हैं। भिवानी में ज़्यादा क्या होता है? भिवानी में ज़्यादा होता है आपका एक तो चना,
चना के अलावा बाजरा भी बहुत होता है, ठीक है ना, बाजरा। और इसके अलावा जो रागी वगैरह है, मोटे अनाज, वो भी होते ही हैं यहाँ पे। और महेंद्रगढ़ की बात करता हूँ मैं, महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों होती थी और पहले, आजकल सरसों ज़्यादा जो है ना देखने को कहाँ मिल रही है, अभी वर्तमान में भिवानी में सरसों ज़्यादा हो रही है प्रेजेंट टाइम पे। देखिए यहाँ आंकड़े हालांकि थोड़े बहुत प्लस माइनस होते ही रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका कौन सा, एचएयू की स्थापना कब हुई थी वैसे? 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1970 को एचएयू की स्थापना हुई थी। बी आर कंबोज जो है ना इसके वीसी हैं। हरियाणा के अंदर हाल ही में नए परिवहन मंत्री कौन बने हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हरियाणा में कौन क्या वाली बात है, जैसे कि हरियाणा में वर्तमान में कौन नए मंत्री बने हैं, क्योंकि आपको पता है नई सरकार आई है। नई सरकार आई है इन द सेंस कि पहले गठबंधन सरकार थी, अब अकेली भाजपा की ही सरकार है हरियाणा में। और गठबंधन टूटा है और नई सरकार के अंदर नए परिवहन मंत्री जो है ना कौन बने हैं? तो नए परिवहन मंत्री बने हैं असीम गोयल बने हैं। असीम गोयल वही हैं जिनको साल 2023 के अंदर हरियाणा का सबसे बेस्ट विधायक जो है वो उससे नवाजा गया था। अभी ये रिसेंटली नए मंत्री बनने के बाद में अंबाला से चंडीगढ़ के में जो है ना, चंडीगढ़ के सफ़र में बस से ही यात्रा की थी इन्होंने। और इनके पास में ना केवल परिवहन मंत्रालय बल्कि इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी है, क्योंकि पहले कमलेश ढांडा जी के पास में था लेकिन अब तो उनको मंत्री पद दिया नहीं गया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको ही दी गई है अभी। और हरियाणा में नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने कंवरपाल गुर्जर। पहले इनके पास में शिक्षा मंत्रालय था लेकिन अब ये हरियाणा के नए एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर है इस डिपार्टमेंट को संभालेंगे ये। हरियाणा में टोटल 14 कैबिनेट मंत्री बन गए हैं राज्य मंत्रियों के समेत ही, जिसमें से 6 कैबिनेट मंत्री है और 7 राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार के। हालांकि अकॉर्डिंग टू लिस्ट तो देखा जाए तो 13 ही होने चाहिए, लेकिन ये एक ज़्यादा है मंत्री, मुख्यमंत्री समेत ये। तो इसके ऊपर भी बवाल है हाई कोर्ट के अंदर, इसके अंदर इसके लिए भी एक वकील ने केस डाला है, देखो क्या रहता है इसका भी। कौन कौन डिपार्टमेंट किस किस को मिला है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस किस को मिला है? जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास में गृह विभाग है फिलहाल के लिए, ये है, पहले अनिल विज के पास में होता था लेकिन अभी के लिए गृह विभाग इनके पास में है। कंवरपाल जी के पास में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन, विरासत, पर्यटन, संसदीय कार्य विभाग, ये कई सारे डिपार्टमेंट इनके पास में आए हैं अभी। मूलचंद शर्मा के पास में आया है उद्योग और वाणिज्य, श्रम, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय। रणजीत सिंह के पास में तो पिछला डिपार्टमेंट सेम ही है, ऊर्जा एवं जेल विभाग ही। कमल गुप्ता के पास में स्वास्थ्य यानी कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर बने हैं अब कौन? कमल गुप्ता। आयुष चिकित्सा, शिक्षा और के साथ साथ जो है ना अनुसंधान विभाग। बनवारी लाल के पास में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें वाला डिपार्टमेंट है। महिपाल ढांडा ये हरियाणा के विकास एवं पंचायत सहकारिता विभाग के मंत्री बने हैं। असीम गोयल हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री। संजय सिंह को हरियाणा का पर्यावरण, वन, वन्य जीव एवं खेल विभाग, मतलब हरियाणा के खेल मंत्री कौन बने? संजय सिंह बने हैं। काफ़ी ज़रूरी है, आने वाले टाइम पे अगर कोई आपको पेपर देखने को मिलता है तो ये वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए याद करने के लिए। हरियाणा में कौन सा विभाग सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन सेटअप करेगा? सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन सेटअप करने वाला डिपार्टमेंट है आयुष विभाग। आयुष विभाग जो है ना सेटअप करेगा ये। आयुष विभाग ने सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन सेटअप करने की योजना बनाई है और 10-15 प्रजातियों के लिए कुल 500 वर्ग मीटर के यदि अलग अलग प्लॉट हैं तो वे स्कूल आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे स्कूल जहाँ पे वृक्ष प्रजातियों सहित औषधीय पौधों की प्रजाति है वो आवेदन कर सकेंगे। इस योजना से हरियाणा के अंदर जो है ना एक्चुअली इको क्लब कॉरिडोर, जो इको क्लब का कॉरिडोर होता है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप हो पाएगा। हर्बल गार्डन में औषधीय पौधे होते हैं आमतौर पे, जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, ठीक है ना, लौंग हो गया, इलायची हो गया, इस प्रकार के पौधे होते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, आज के सेशन के इतने ही सवाल है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में मोस्ट सक्सेस अवार्ड किसे दिया गया है, बताना विस्तार से। और कोई बच्चा एनटीटी या योगा के रिगार्डिंग भी पूछना चाहता है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर दे, सीरियस कैंडिडेट पूछ सकता है। के साथ साथ एक DSSB में नैनी केयर की वैकेंसी भी आई है, उसके बारे में भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।